नमस्कार, 10 में दम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आज बताएंगे आपको घाटी में 2022 में 1990 की दहशत एक बार फिर लौट आई है। आतंकी एक तरफ टारगेटेड गोलियां बरसा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कश्मीरी हिंदुओं में डर, गुस्सा, आक्रोश, प्रदर्शन और पलायन का मंजर है। आखिर कब निकलेगा समाधान, इस पर बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर 10 में दम की। मूसेवाला मर्डर केस में अब तक आरोपी गिरफ्त से बाहर है। आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन लोग थे और कहां है वो? क्या है शूटर्स का नेपाल कनेक्शन? जांच की आंच कहां तक पहुंची है, ये भी आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर 10 में दम की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल खरीदने पर कैसे अमेरिका और यूरोप की पोल खोलकर रख दी। क्या कहा दो टूक विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और यूरोप को कि उनकी बोलती बंद हो गई, ये भी आप तक खबर पहुंचाएंगे। वहीं चौथी बड़ी खबर आपको बता दें कि भीषण बर्बादी और तबाही के 100 दिन हो चुके हैं। आखिर कब रुकेंगे पुतिन और कब थमेंगे ज़ेलेंस्की? लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। और वो बड़ी खबर ये कि आखिर घाटी में ये जो पलायन का मंजर है वो 1990 का दौर वापस लौटता हुआ दिख रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो टारगेटेड किलिंग हो रही है इसमें एक मॉडल सामने आया है, वो है हाइब्रिड आतंकवादी कौन होते हैं? सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। आइए आपको बताते हैं। जो बैंक मैनेजर की बैंक के अंदर घुसकर हत्या की गई, इसमें हाइब्रिड आतंकियों का रोल था। हाइब्रिड आतंकी नौसिखिया आतंकी होते हैं, ये पहली बड़ी बात। ऐसे आतंकियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता है। हाइब्रिड आतंकियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होता। पिस्टल होनी चाहिए, हिंदू लोगों का रिकॉर्ड होना चाहिए उनके पास। और यही बैंक मैनेजर की हत्या के समय भी देखा गया था। सामान्य जीवन जीने वाले ये लोग होते हैं हाइब्रिड आतंकी। और इस मॉड्यूल पर काम हो रहा है अब घाटी में। पार्ट टाइम के तौर पर आतंकी का काम करते हैं हाइब्रिड आतंकी। आप इस तस्वीर में भी अगर देखेंगे, बैंक में एक आदमी घुसता है, पिस्टल लेके घुसता है, इधर उधर देखता है और फिर अचानक से फायर करता है। हाइब्रिड आतंकी स्थानीय होते हैं, उन्हें पहले से कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। आतंकियों को ऑनलाइन भर्ती किया जाता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है। ये हाइब्रिड आतंकी होते हैं और 1-2 संख्या में हमले को अंजाम देते हैं, न कि जैसे प्रोफेशनल आतंकवादी होते हैं जिस तरह से झुंड में आतंकवादी हमला करते हैं, उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं। ऐसा नहीं करते हाइब्रिड आतंकी। तो इस मॉड्यूल पर अब लगातार आतंकी काम कर रहे हैं घाटी में। और यही बैंक मैनेजर की हत्या के समय देखा गया, विजय कुमार की हत्या के समय देखा गया कि आतंकियों का ये जो मॉड्यूल है वो हाइब्रिड तौर पर काम आ रहा है। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त घाटी से मुझे मिल रही है, शोपिया से बड़ी खबर मिल रही है कि आतंकी हमला हुआ है शोपिया में। एक के बाद एक कई जगहों पर हमले हो रहे हैं। मजदूरों पर देखिए, मजदूरों पर ग्रेनेड से हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में मजदूरों पर हमला हुआ है। अब शोपिया एक अगला टारगेट है आतंकियों का, जहां पर प्रवासी मजदूरों पर हमला किया गया। इससे पहले प्रवासी मजदूरों पर आज भी हमला किया गया, कल भी हमला किया गया। ग्रेनेड से हमला किया जा रहा है। हमले रुक नहीं रहे हैं। आतंकी घटनाएं घाटी में अचानक से बढ़ गई हैं और जो प्रवासी मजदूर हैं, गैर कश्मीरी लोग हैं, उन पर टारगेट किया जा रहा है। जो गैर कश्मीरी हिंदू हैं, उन पर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन वो मजबूरी इतनी ज्यादा है, बेबसी आप अगर सुनेंगे कश्मीरी हिंदू और पंडितों की तो आंसू आ जाएंगे। ये मजबूरी, ये बेबसी, ऐसा लगता है माहौल 1990 का लौट आया है घाटी में। क्योंकि लोगों में इतना डर है, इतना दहशत है, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और मांग रहे हैं कि हमें सुरक्षा चाहिए। देखिए रिपोर्ट। बच्चे भी हमको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, कह रहे नहीं आप अंदर ही बैठो, क्योंकि उनको भी लग गया कि आप अगर मम्मी पापा बाहर गए वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बिल्कुल 90 जैसा मामूल है सर, जैसे 90 में हो रहा था। अभी तो ये खास और खाली कश्मीरी पंडितों को मारते हैं सर, जैसे तालिबान में हो रहा है सेम वैसे हो रहा है वहाँ पे। ये दर्द है, ये पीड़ा है कश्मीरी पंडितों की, जो 1990 के बाद फिर से पलायन करने को मजबूर हैं। 2 जून को बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या, 31 मई को स्कूल टीचर रजनी बाला की हत्या, उससे पहले राहुल भट्ट की हत्या। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो बता रही हैं कैसे घाटी हिंदुओं के लिए मौत का सबब बनती जा रही है।
अब तो यही है, अभी हम इधर नहीं रहेंगे, चले जाएंगे पंजाब में। बुधवार को आए थे इधर, तो कल 8 दिन हुआ, 8 दिन में ही उनकी किलिंग हो गई। हाँ। आतंकियों की कायराना करतूत के खिलाफ कश्मीरी पंडित बेहद गुस्से में हैं। वो न्याय की मांग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डर है, तो इसलिए हम कहते हैं जब तक हमको जम्मू रिलीफ कमिश्नरी ऑफिस में ले लीजिए, जैसे हालात ठीक हो जाएंगे हम वापस आने के लिए दोबारा तैयार है। बिल्कुल भी कश्मीर में हमें सेफ्टी महसूस नहीं हो रही है। हमारी सिर्फ सिंपल एक ही डिमांड है कि हमें रिलोकेट कीजिए फिलहाल टेम्परेरी बेस पर जम्मू में सेफर प्लेस पर। घाटी में डर का माहौल ऐसा है कि रातों रात लोग बाइक और कार से पलायन करने को मजबूर हैं। कर रहे हैं, हमें ही ऐसा बनाया जा रहा है कि जैसे हम कोई एक प्रिजनर है, हमें बिल्कुल एक कैद में रखा गया है। हमने ही कोई गलती करी है कि हम गवर्नमेंट को सर्व कर रहे हैं, हम अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं। हमें सब्जी लाने जाना है, हमें आर्मी वाला खड़ा साथ आएगा क्या? हमें दूध लाने जाना है, बच्चे निकल गए, माँ बाप उधर अकेले हैं, उनको जाना है सामान लाने के लिए। कहाँ हमें सिक्योरिटी है? कोई ऐसे आए, खत्म। श्रीनगर के रेफ्यूजी कैंप में रहने वाले कश्मीरी पंडितों का कहना है कि जो हमारे माता पिता ने 1990 में झेला था, वही आज हम झेल रहे हैं। माइनॉरिटियों का मारना थम ही नहीं रहा है। माइनॉरिटियों का, चाहे वो बाहर का हो, चाहे कश्मीरी पंडित हो। अब तो बच्चे भी हमको बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, कह रहे नहीं आप अंदर ही बैठो, क्योंकि उनको भी लग गया कि आप अगर मम्मी पापा बाहर गए वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। 90 में सब कुछ छोड़ के निकले थे यहाँ पे सिर्फ आपके लिए, और अब आप उसी जगह पे फिर बैठे उसी डर के माहौल में हैं। जो हमारे माँ बाप ने झेला है, हम भी अब वही झेल रहे हैं। घाटी से पलायन करने को मजबूर लोगों का कहना है कि हर तरफ डर का माहौल है, पता नहीं कल किसका नंबर आ जाए। सर हम आज सुबह निकले हैं कश्मीर से, सुबह कैसे में हम निकले हैं। हालात बहुत ही ख़राब है वहाँ पे जान का बहुत ही खतरा है। हम वहाँ से डर के आए हैं इस टाइम पे, जैसे हम 90 में डर के आए थे, वैसे ही हम आज फिर से वहाँ से कश्मीर घाटी से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जान का बहुत ही खतरा है। घाटी से जहां कश्मीरी पंडितों का पलायन जारी है, वहीं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। कश्मीर में टारगेट किलिंग को रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान की साजिश बता रहे हैं। आतंकियों के सफाई के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में आर्मी चीफ, बीएसएफ और सीआरपीएफ के प्रमुख से लेकर एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोवल समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ साथ आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। माना जा रहा है कि घाटी में आतंकियों के खात्मे के लिए सेना बड़े ऑपरेशन पर काम कर रही है। जिस तरह से आतंकियों ने चुन चुन कर हिंदुओं को टारगेट बनाया है, वैसे ही सेना चुन चुन कर आतंक का सफाया करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पूरी घाटी में इस वक्त आतंक पर कड़े प्रहार की मांग हो रही है, लेकिन 1990 का दौर ऐसा लग रहा है 2022 में वापस आ रहा है। 90 में क्या हुआ था? 90 में रातों रात कश्मीरी पंडितों ने अपना घर बार सब छोड़ दिया, अचानक से किसी दूसरी जगह पर चले गए, जम्मू चले गए। 1,54,712 लोगों ने उस वक्त पलायन किया था। इतना बड़े लेवल पर माइग्रेशन हुआ था और सभी लोग पलायन करके जम्मू पहुंच गए थे, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए जम्मू में रह रहे थे, कैंप्स में रह रहे थे। 1989 के आतंकवाद में 219 कश्मीरी पंडितों की हत्या की गई थी आतंकियों के जरिए। अभी भी बड़ी संख्या में पलायन करने को लोग मजबूर हो रहे हैं। ये 2022 की तस्वीर है, यानी 30 साल बाद ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जो लगातार लोगों को टीस रहे हैं, रुला रहे हैं। लोगों में डर और दहशत का माहौल लगातार पनपता जा रहा है। लोग रो रहे हैं कि हमें सुरक्षित जगह पर पहुंचाए जाने की कवायद होनी चाहिए और मीटिंगें भी हो रही हैं। एक प्लान तैयार किया जा रहा है ताकि लोगों को सुरक्षित जगहों पर रखा जाए, ताकि आतंकियों से कम वो सुरक्षित रहे और आतंक पर प्रहार रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले पर हाई लेवल आज बैठक हुई। अमित शाह ने 3 घंटे तक बैठक की और कैसे आतंकियों पर प्रहार होगा इस पर प्लान बना। अब मैं आपको बताती हूं कि शुरुआत जो टारगेट किलिंग की हुई थी वो कब से हुई थी। 8 जून पिछले साल से, 8 जून 2021 को सरपंच अजय पंडित की हत्या की गई। इस एक साल में टारगेटेड किलिंग के जो मामले बढ़े हैं। फिर 5 अक्टूबर 2021 को केमिस्ट एमएल बिंद्रू की हत्या की गई। आगे बढ़ते हैं। 7 अक्टूबर 2021 को स्कूल के प्रिंसिपल सतेंद्र कौर की हत्या की गई।
टीचर दीपक चंद की भी हत्या कर दी गई, आतंकियों ने गोली मारी थी। मई 2022 में टारगेटेड किलिंग की 8 घटनाएं सामने आई हैं, यानी एक के बाद एक घटनाएं सिर्फ मई महीने में ही बढ़ी हैं। 7 मई को पुलिस कांस्टेबल गुलाम हसन डार की हत्या की गई। 12 मई को बडगाम में राजस्व विभाग के राहुल भट्ट की हत्या की गई। पूरा आंकड़ा आपको बता रहे। 17 मई बारामूला में 52 साल के रंजीत सिंह की हत्या की गई। 25 मई टीवी कलाकार अमरीन भट्ट की हत्या की गई। 31 मई स्कूल टीचर रजनी बाला की हत्या की गई और फिर 2 जून बैंक मैनेजर विजय कुमार की हत्या की गई। तो 26 दिनों में 9 निर्मम हत्याएं, वो भी टारगेटेड किलिंग हुई हैं, जो कि लगातार मांग कर रही हैं कि आतंक पर एक जोरदार प्रहार होना चाहिए और ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसा। एक और आपको बात बताएं, जो आंकड़ा सामने आया है सरकारी आंकड़ों में, 5 अगस्त 2019 से जब 370 हटाया गया, 26 जनवरी 2022 तक कुल 439 आतंकवादी अब तक मारे गए हैं, ढेर कर दिए गए हैं। तो आतंक पर प्रहार जारी है, लेकिन ऑपरेशन ऑल आउट होना चाहिए और यही मांग की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मूसेवाला मर्डर केस की बात करते हैं। और आपको बता दें कि इस केस में अब तक हत्यारे पकड़े नहीं गए। क्या प्लान था, ऑब्जेक्टिव क्या था, कि किस मंशा से आए थे मूसेवाला की हत्या करने, ये नहीं पता, लेकिन नया सीसीटीवी आ चुका है। और ये सीसीटीवी देखिए, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। जो नया सीसीटीवी वीडियो है उसमें ऑल्टो कार भी दिख रही है, बोलेरो कार भी दिख रही है। और ये जो कारें हैं वो बता रही हैं, ये दरअसल एक पेट्रोल पंप का सीसीटीवी आया है। पेट्रोल पंप में संदिग्ध देखे गए गाड़ी में तेल भरवाते हुए, और ये वही बोलेरो कार है जो बताई जा रही थी कि पीछा कर रही थी मूसेवाला की थार गाड़ी की। ये वीडियो भी आया है और ऑल्टो कार और बोलेरो गाड़ी का फॉलो करते हुए भी वीडियो आया है, जो हत्याकांड के बाद का बताया जा रहा है। लेकिन मूसेवाला हत्याकांड में एक एक कड़ी जुड़ती चली जा रही है। जो जांच की आंच है वो नेपाल तक जा पहुंची है। आखिर ये नेपाल कनेक्शन क्या है, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। और ये भी देखिए कि जो हत्यारे हैं, जो इस पूरे मामले पर आरोपी हैं, वो कहां हैं, इसकी तफ्तीश तेज हो गई है। मूसेवाला मर्डर में नया खुलासा। हत्याकांड के नेपाल से जुड़ रहे तार। सीकर से पंजाब तक जांच तेज। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। इस बीच हत्या से जुड़ा एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में ऑल्टो कार और बोलेरो कार में हमलावर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो से साफ है कि मूसेवाला की हत्या के बाद बदमाश बोलेरो से गाड़ी से फरार होने के बाद ऑल्टो कार का पीछा करने लगे। बदमाशों ने ऑल्टो कार को अपने कब्जे में लिया और फिर उसी ऑल्टो से फरार हो गए। मूसेवाला की मर्डर के लिए बोलेरो में आए हमलावरों की तस्वीरें भी सीसीटीवी में कैद हुई हैं। ये तस्वीरें मूसेवाला की हत्या से कुछ वक्त पहले हरियाणा के फतेहाबाद और पंजाब के सरदूलगढ़ के बीच स्थित एक पेट्रोल पंप की बताई जा रही है, जहां पर संदिग्ध हमलावर पेट्रोल पंप पर खड़े दिखाई दे रहे हैं और अपनी बोलेरो कार में तेल भरवा रहे हैं। पुलिस को आशंका है कि वही बोलेरो कार है जिसका इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या के दौरान किया गया था। इस बीच पुलिस के सूत्रों की माने तो जिस गाड़ी से मूसेवाला की थार जीप का पीछा करके गोलियां बरसाई गई थी, वो गाड़ी राजस्थान के सीकर की है। इस गाड़ी को हनुमानगढ़ के रास्ते पंजाब पहुंचाया गया था। वहीं मूसेवाला की हत्या का अब नेपाल से भी कनेक्शन जुड़ता दिख रहा है। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल शूटर्स की तलाश में नेपाल पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि लॉरेंस से पूछताछ में स्पेशल सेल को कोई नेपाल से जुड़ी अहम जानकारी हाथ लगी है। इसी बीच शुक्रवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान मानसा जिले के गांव मूसा पहुंचे। यहां सीएम मान ने सिद्धू मूसेवाला के माता-पिता से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि मूसेवाला के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मूसेवाला के मर्डर में हर रोज जहां नए खुलासे हो रहे हैं, वहीं दिल्ली से पंजाब तक गैंगवॉर का खौफ बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और आपको बताते हैं कि अब मूसेवाला मर्डर केस में क्या है नेपाल का कनेक्शन। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम नेपाल रवाना हो चुकी है तफ्तीश करने के लिए। हत्या से जुड़े सुराग उन्हें मिले हैं नेपाल से। पुलिस को शक जो है वो शूटर्स के भागने का है नेपाल का, और नेपाल और मुजफ्फरनगर में आरोपी हो सकते हैं, ये पुलिस को शक है। शार्प शूटर्स की लोकेशन नेपाल में मिली है, उनके मोबाइल की लोकेशन नेपाल में मिली है, इसीलिए शक और गहरा गया। मुजफ्फरनगर में भी छानबीन शुरू हो चुकी है, इसको लेकर कई अहम सुराग हो सकते हैं। वारदात के लिए हथियार मुजफ्फरनगर से खरीदने का शक है, आरोपियों ने वहीं से हथियार खरीदे होंगे। अब तक उत्तराखंड से मनप्रीत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर पूछताछ कर रही है पुलिस। और अब तक जो उत्तराखंड से जो गिरफ्तारी हुई है, ये जो तार हैं वो लगातार गहराते जा रहे हैं और अब नजर है कि कैसे इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 में दम में बात करते हैं कि कैसे विदेश मंत्री ने आईना दिखा दिया अमेरिका और यूरोप को। जी हां, यूरोप अमेरिका की बोलती बंद कर दी। दरअसल रूस से आयात को लेकर, तेल के आयात को लेकर जो भारत कर रहा है, भारत के विदेश मंत्री ने ये एहसास कराया अमेरिका और यूरोप को कि हमसे ज्यादा तेल तो रूस से आप खरीदते हैं, तो फिर हमें क्यों कह रहे हैं। और भी कई बातें कही हैं और दो टूक कहा है अमेरिका और यूरोप को। देखिए ये रिपोर्ट। यूरोप अमेरिका को विदेश मंत्री ने दिखाया आईना। तेल आयात पर जयशंकर का जवाब। तेल के खेल पर अमेरिका की खोल दी पोल। रूस से तेल आयात करने और गेहूं पर निर्यात बैन लगाने को लेकर भारत की आलोचना कर रहे अमेरिका और यूरोप को भारत ने करारा जवाब दिया है। अमेरिका और यूरोपीय देशों को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आईना दिखाया है। एस जयशंकर ने कहा कि भारत ही केवल रूस से तेल नहीं ले रहा और यूरोपीय देश रूस से तेल और गैस लगातार आयात कर रहे हैं। Please understand the oil markets. There's an enormous shortage of oil. There's a physical shortage of oil. Getting access to oil is difficult. I mean, a country like India would be crazy to get oil from somebody and sell it to somebody else. I mean, this is nonsense. यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोप के दौरे पर स्लोवाकिया पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस से तेल लेने और गेहूं के निर्यात पर बैन लगाने को लेकर हो रहे दुष्प्रचार पर खुलकर अपनी बात रखी। जयशंकर ने रूस से गैस का आयात कर रहे यूरोपीय देशों की पोल खोलते हुए कहा कि क्या रूस से गैस खरीदना युद्ध के लिए पैसे देना है। भारत ने इस साल अब तक 23 देशों को गेहूं का निर्यात किया है। जयशंकर ने सवाल किया कि क्यों अमेरिका, यूरोपीय देश ईरान के तेल को बाजार में नहीं आने दे रहे, वे क्यों वेनेजुएला को बाजार में अपना तेल नहीं बेचने दे रहे। उन्होंने कहा कि अमेरिका और यूरोप ने हमारे पास तेल के जो भी स्रोत हैं उसे पहले ही निचोड़ लिया है और फिर ऐसा दुष्प्रचार करना ठीक नहीं। भारत चीन तनाव पर यूरोप ने साधी चुप्पी। एस जयशंकर ने दो टूक कहा कि यूरोप ने एशिया की समस्याओं पर चुप्पी साधे रखी है। भारत और चीन के संबंध बुरे दौर में है इस वक्त, लेकिन यूरोप ने अब तक कुछ नहीं कहा। यूरोप का विकास इस तरह से हुआ है कि यूरोप की समस्याएं दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं मानी जाती है। उन्होंने कहा कि यूरोप के बाहर बहुत सी चीजें हो रही हैं, दुनिया बदल रही है और नए खिलाड़ी आ रहे हैं। विदेश मंत्री ने ये बयान ऐसे समय पर दिया है जब रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर पश्चिमी देश लगातार भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया में ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि रूस से तेल खरीदकर भारत पुतिन की यूक्रेन युद्ध में आर्थिक मदद कर रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम लोगों को रूसी तेल खरीदने के लिए नहीं भेजते हैं, हम उन्हें तेल खरीदने के लिए भेजते हैं। आप बाजार में सबसे अच्छा तेल खरीदो, हम ये कहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पाकिस्तान की कर लेते हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम 200 रुपए के पार चले गए। महंगाई बम फूटा है और इसके अलावा आपको बता दें डीजल और केरोसिन की जो कीमतें हैं। इसी के साथ आज 10 में दम में मेरे साथ बस इतना है।